स्वागत है दोस्तों, एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम उपस्थित हैं आपके लिए एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ जो समर्पित है भारतीय राज्य व्यवस्था को लेकर के। भारतीय राज्य व्यवस्था जो यूनिट 6 का एक महत्वपूर्ण अंग है और उससे संबंधित 2 या 3 प्रश्न निश्चित तौर पर प्रत्येक परीक्षाओं में आते रहे हैं। इकाई 6 और इकाई 5 जो पाठ्यक्रम है इसका आयोग के द्वारा निर्धारित, यह थोड़ी सी बड़ी इकाइयाँ हैं, इसलिए इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना आवश्यक हो जाता है। इससे संबंधित मैटर्स हम भविष्य में प्रोवाइड करेंगे। प्रैक्टिस के माध्यम से आप निरंतर उन प्रश्नों से अवगत होते हैं जो भविष्य में आपके लिए नई राहें तय करते हैं। बिना देर किए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? दोस्तों, यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे ज़्यादा सहायता किससे ली गई है? 4 ऑप्शन हैं। 4 ऑप्शन में जो इसका सही जवाब है वह डी है। 1935 का भारत सरकार अधिनियम जो अंग्रेज़ों के समय निर्मित हुआ था, भारतीय संविधान के निर्माण में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दोस्तों, भारतीय संविधान विश्व के विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों तथा भारतीय शासन अधिनियम 1935 का ही परिष्कृत रूप है। इसके निर्माण में कई देशों के संविधान की सहायता ली गई है, उससे संबंधित बातें हम भविष्य में करेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? केंद्र शासित क्षेत्रों का यानी कि यूनियन टेरिटोरीज का सबसे लास्टली कितना रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में? दोस्तों, वर्तमान में जो लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है, 552 हो सकती है, जिसमें से 530 सदस्य राज्यों से तथा 20 से अधिक सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित हो सकते हैं, जबकि 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति कर सकता है। यद्यपि वर्तमान में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव होते हैं, जिसमें से 530 निर्वाचन क्षेत्र राज्यों के हैं, जबकि 13 निर्वाचन क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेशों के हैं। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को नियुक्त किया जाता है। प्रोटेम स्पीकर को अस्थायी अध्यक्ष के समान ही शक्तियां प्राप्त होती हैं। वह लोकसभा की बैठक का पीठासीन अधिकारी होता है। उसका मूल जो कर्तव्य होता है वह सदस्यों को शपथ दिलाना तथा वह सदन के नए अध्यक्ष के चुनाव होने तक सदन के कार्यों में मदद करता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संसद में शून्यकाल का समय क्या है? हम आपको बता दें कि संसद में जो शून्यकाल का समय का जो वर्णन किया गया है वह 12 से 1 के बीच का होता है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को हम शून्यकाल के समय के नाम से जानते हैं। दोस्तों, एक प्रश्न छूट गया था, चौथा प्रश्न। संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह इसका प्रयोग करेगा? दोस्तों, कभी कभी कई मुद्दे संवेदनशील मुद्दों पर जब पक्ष और विपक्ष में तकरार होता है और उसको लेकर के जब वोटिंग की बात आती है और उस समय किन प्रकारेण जब सदस्यों की संख्या पक्ष और विपक्ष दोनों की बराबर हो जाती है, तो उस समय जो अध्यक्ष होता है लोकसभा का अध्यक्ष, वह अनुच्छेद 100 इसमें वर्णित है, आपका ऑप्शन सी, जिसके अनुसार विशेषाधिकार है उसको कि वह इसमें अपनी सहमति अंतिम निर्णय जाहिर करे। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, जो छठा प्रश्न अब हो गया, और छठा प्रश्न है संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस या किन नाम से
किया गया है? संविधान में भारत का उल्लेख किस नाम से किया गया है? दोस्तों, हम आपको बता दें कि संविधान में कहा जाता है कि इंडिया दैट इज भारत। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख दो नामों भारत तथा इंडिया के रूप में किया गया है। उन अनुच्छेद 1A के अनुसार यह उल्लेखित है, भारत अर्थात इंडिया अर्थात राज्यों का संघ के रूप में जाना जाएगा। इस तरह से 6 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। और हम आपको एक बार बता दें कि जिस तरह से आपकी जीके की तैयारी अब जोर पकड़ चुकी है दोस्तों, निरंतर आप बहुत सारी चीज़ों से अवगत हो चुके हैं। मैंने भी अपने YouTube चैनल के माध्यम से जितना हो सका है आपको निरंतर जीके के प्रिपरेशन से संबंधित स्ट्रेटजी के बारे में, 6 इकाइयों के संदर्भ में, मटेरियल्स के बारे में लगातार मैटर प्रोवाइड करने का प्रयास किया है। मैंने उन सोर्सेज पर प्रहार किया है, मैंने उस पैटर्न पर प्रहार किया है जिससे आपकी एफिशिएंसी और आपकी रेगुलरिटी दोनों बनी रहे। एफिशिएंसी और रेगुलरिटी अगर आपकी बनी रहती है और आपका फोकस अपने टारगेट पर होता है तो दोस्तों यह मान के चलिए कि सफलता निश्चित रूप से आपका कदम चूमेगी। हम आपको एक बात और बता दें कि यह जो आपका जीके की जो इकाई है वह बहुत टफ नहीं है, बस सिर्फ एक बार आपको उन पैटर्नों को समझ लेने की आवश्यकता है और जहाँ पर आपकी गलतियाँ हो रही हैं उन पर आपको प्रहार करना है। आप इन 6 इकाइयों में से अपने आप को आकलित कर लें कि कहाँ पर आप स्ट्रांग हैं और कहाँ पर आप वीक हैं। जहाँ पर आप स्ट्रांग हैं वहाँ पर कुछ समय के लिए शिथिल पड़ जाएं और जहाँ पर आप वीक हैं वहाँ पर पूरी शिद्दत के साथ, जितनी जोशो खरोश के साथ, जितनी आपके पास क्षमता है उनके साथ एक बार सजग होकर के प्रयास करें। दोस्तों, राहें कठिन हैं लेकिन यह ऐसी नहीं है कि जिनको पाया नहीं जा सकता है। और मज़ा भी तभी है दोस्तों जब राहें पथरीली हों, कठिन हो और उसमें आपका चयन सुनिश्चित हो। आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और बता दें आपसे कि वर्तमान में हमने आपसे कई बार कहा है कि अगर आप अपना आकलन व्यक्तिगत रूप से करना चाहते हैं, आप अपने स्ट्रांग और वीक पॉइंट को वॉच आउट करना चाहते हैं, आप जैसा कि बहुत सारे लोगों ने बताया कि मार्केट में प्रैक्टिस सेट का अभाव है और प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप अपने को निरंतर निखारना चाहते हैं, तो उस संबंधी बातों को या फिर सिलेबस से संबंधित, पाठ्यक्रम से संबंधित मटेरियल के अभाव में अगर आपकी तैयारी कहीं भी विचलित हो रही है, कहीं भी प्रभावित हो रही है, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसके कुछ प्रोसीजर हैं जो आप हमें व्हाट्सएप करेंगे, जो हमारा नंबर डिस्प्ले हो रहा है, तो हम आपको बता देंगे, जिससे आपकी तैयारी और सही दिशा में निरंतर आगे बढ़ सकती है और आपकी सफलता सुनिश्चित हो सकती है। यद्यपि हम YouTube के माध्यम से उपलब्ध रहते हैं और हमारी कोशिश रहेगी, लेकिन जो व्यक्तिगत रूप से हमारे संपर्क में आ जाते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल रहा है और मिलता रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद? दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मुझे ऑप्शन पढ़ने की आदत नहीं है, मैं ऑप्शन पढ़ करके आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता। हम आपको बता दें कि अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार देता है, अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है, जबकि जो 29 है वह अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करता है। जबकि जो आपका यहाँ पर जो प्रश्न पूछ रहा है उसके हिसाब से जो अनुच्छेद 30 है, अनुच्छेद आपका जो 30 है वह इस प्रश्न का सही उत्तर भी है और यह कह रहा है कि इसके माध्यम से शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासनिक कार्य करने की अल्पसंख्यक वर्ग को अधिकार प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और 8वां प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। दोस्तों, मौलिक अधिकार जिसको फंडामेंटल राइट्स हम बोलते हैं, जो संविधान के आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के 35 के बीच में उल्लेखित हैं और भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के संरक्षक के रूप में जो
कहा जाता है कि इसके का जो उल्लंघन अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है, इसके तहत कोई भी व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में नहीं है, और अगर कोई हनन करता है तो न्यायपालिका की शरण में वह जा सकता है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का उल्लंघन की स्थिति में उपचार प्रदान करता है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है, किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया था? दोस्तों हम बता दें कि जन गण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में 1950 में स्वीकार किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? भारतीय संविधान के निर्माण में अच्छा खासा समय लगा था दोस्तों, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा, और इस दौरान कुल जो अधिवेशन हुए 11 अधिवेशन हुए थे, और 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है? दोस्तों यह प्रश्न कई बार आ चुका है, और वर्तमान समय में संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया, मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, और इसको 300 अनुच्छेद 300 क में स्थान दिया गया, और यह एक वैधानिक अधिकार है। वर्तमान में यह एक वैधानिक अधिकार है, यानी 11 का बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाता है, किसने कहा था? यह बात किसने कही थी कि यह जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वह एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधानुसार अदा किया जाता है, क्योंकि इसमें मैंडेटरी नहीं होता। जैसे फंडामेंटल राइट है, उसको आपको किसी भी हाल में सरकार को पालन करना है, आपको वो अधिकार देना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है, जो आयरलैंड से लिए गए हैं, इसमें तो आपको बहुत सारी सुविधाएं देने की बात कही गई हैं, लेकिन यह सरकार पर निर्भर करता है कि वह आपको देती है या नहीं देती है। देती है सो फॉर सो गुड, नहीं देती है तो आप उसके लिए सरकार पर दबाव नहीं बना सकते। इसलिए इसको ऐसा चेक कहा जाता है जो बैंक अपनी सुविधा के अनुसार अदा चाहे तो करे या चाहे तो न करे। और यह बात कही थी किसने? तो यह बात कही थी के.टी. शाह ने। 12 का डी आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य संविधान में जोड़ दिए गए? दोस्तों भारतीय नागरिकों के अधिकार के साथ साथ भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य की बात भी भारतीय संविधान में करी गई है, और यह लिया गया है किससे? तो यह लिया गया है आपका रसिया से, और यह 42वें संशोधन 1976 द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़े गए, और इसके अनुच्छेद 51 क के तहत जो है इसको जोड़ा गया, और इसके अंतर्गत जो है 11 जो मूल कर्तव्य हैं उसकी बात की गई है, जो कि 42वें संशोधन द्वारा हुआ है, यानी कि आपका जो सही जवाब होगा वह 13 का डी है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अब कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट की बात की जा रही है। दोस्तों यह एक बहुत बड़ी बात है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह मान्यता, संविधान में मान्यता प्राप्त है कि राष्ट्रपति भी अगर अपने कर्तव्यों से विमुख होता है तो उसके प्रति भी भारतीय संविधान में यह प्रावधान है कि उसके प्रति भी जो है यह वर्णित है अनुच्छेद 56 के खंड 1 उपखंड में, जिसके अनुसार संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के द्वारा, यानी कि डी आपका सही है, उपबंधित रीति से संसद द्वारा महाभियोग चला करके उसे पद से हटाया जा सकता है। बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की तरफ, और 15वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया है वह था
दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारत के राष्ट्रपति को वैसे तो बहुत कम मामलों में वीटो पावर प्राप्त है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रपति को एक रबर स्टंप की मान्यता मिली हुई है, क्योंकि जो संसद जिस नियम को पास कर देता है वह राष्ट्रपति को इन के इन प्रकार साइन करना ही पड़ता है। लेकिन कुछ मामलों में राष्ट्रपति को वीटो भी प्राप्त है, और वह था पेप्सू विनियोग विधेयक 1954 में राष्ट्रपति ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने जो एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग किया, और 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया, जो पॉकेट वीटो स्वेच्छा से किया जा सकता है। तो आप इस वीटो को आप समझ चुके होंगे, और इस प्रश्न के अनुसार पेप्सू विनियोग विधेयक जो है सही जवाब है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जिसका वह सदस्य नहीं होता है? कौन सा व्यक्ति अध्यक्षता भी करता है और वह उस सदन का सदस्य भी नहीं है? इसका जो सही जवाब है वह आपको बताना है। तो हम आपको बता दें कि राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है, परंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो हम आपको बता दें, अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेवार होती है। लोकसभा के प्रति, यानी कि जो डी है आपका 17 का, वह सही जवाब है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है 18वां। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का सिर्फ एक ही बार प्रयोग हुआ है, और वह है, आपको बताना है। तो हम आपको बता दें कि संविधान में एक बार जो मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है वह केवल एक बार अनुच्छेद 352 के खंड 3 में, अनुच्छेद 352 आपका सही जवाब हुआ, यानी कि आपका ए जो है वह सही जवाब हुआ। 352 के खंड 3 में इसका प्रयोग किया गया है। इसके अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा तभी कर सकेगा जब मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप से ऐसा करने को सूचित करे। आप जानते हैं राष्ट्रपति को 3 इमरजेंसी राइट भी प्राप्त है, 352, 356 और 360। 356 का तो प्रयोग आप अक्सर देखते हैं जब कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जब खराब हो जाती है राज्यों में, और गवर्नर जो है रिकमेंड करता है, तो 356 लागू हो जाता है। 360 अभी लागू नहीं हुआ है, क्योंकि 360 जो होता है वह वित्तीय आपातकाल होता है, और 352 जब कोई कंट्री इंडिया पर अटैक करती है या उस तरह की सिचुएशंस होती है, तब जो है राष्ट्रपति इस अधिकार का 352 का प्रयोग करता है, या इमरजेंसी राइट है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? दोनों सदनों के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो इस तरह का जो प्रश्न अगर आता है तो उसका जो सही जवाब होगा वह होगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वह महान न्यायवादी जिसको हम कहते हैं, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, वह दोनों भी सदनों में भाग ले सकता है, बोल सकता है, किंतु अपना मत नहीं दे सकता। यह आर्टिकल नंबर 88 में यह चीज़ें वर्णित हैं। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। 20वां प्रश्न है, भारतीय संसद में सम्मिलित है। तो भारतीय संसद में क्या क्या सम्मिलित है यह हम आपको बता दें। अनुच्छेद 85 जो हम इसमें बात करें, अनुच्छेद 79 के अनुसार भारतीय संसद का जो गठन किया गया है उसमें राष्ट्रपति एवं संसद के दोनों सदस्यों को मिला करके होता है। राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन, यानी 20 का जो डी है वह आपका सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। कब भंग किया जा सकता है उसे कार्यकाल के पूर्व? आइए हम आपको बताते हैं। यह तब होता है जब अनुच्छेद 85(2) के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। ऐसा प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा करवाया जा सकता है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जा सकते हैं? दोस्तों, यह जो व्यक्ति होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं वह अपने अपने क्षेत्रों के रिनाउंड पर्सन होते हैं, जो कला के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में जो है एक जानी मानी हस्तियाँ होती हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर, रेखा, बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोगों ने देखे होंगे जो राज्यसभा में मिलते हैं इस तरह के, वह राष्ट्रपति के द्वारा
मनोनीत किए जाते हैं। और यह जो है अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्ति मनोनीत किए जा सकते हैं। साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने वाले लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न जो है वह आपका संबंधित है, 23वां जो प्रश्न हुआ आपका वह संबंधित है कि प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था वह कौन थे। लोकसभा के अध्यक्ष के प्रति जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था दोस्तों, हम आपको बता दें 15 दिसंबर 1954 को JB कृपलानी सहित विपक्ष के 21 सांसदों द्वारा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष GB मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। बी इसका सही जवाब है। दोस्तों, जहां तक हम समझते हैं आपकी तैयारी एकदम सही दिशा में जा रही होगी और आप अपनी तैयारी को नई दिशा दें, धार पैदा करें और GK के किसी भी सवाल को गलत करने की कोई भी इस तरह की मंशा अगर आपकी है तो उसको न करें, क्योंकि GK जो है वह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत लीड रोल प्ले करता है। इसलिए इसके पैटर्न को समझें और सकारात्मक होकर के पूरी पॉजिटिविटी के साथ लग जाएं। जहां तक विज्ञापन को लेकर के जो भ्रामक स्थिति है वह धीरे धीरे दूर होती जा रही है और कभी जो 1303 की बात हो रही थी, 3900 की बात हो रही थी, चरणबद्ध ढंग की बात हो रही थी, वह धीरे धीरे दिशा पकड़ रही है। आयोग के पास कुछ पोस्ट आ चुके हैं, कुछ का आयोग इंतजार कर रहा है। बहुत जल्दी विज्ञापन आपके सामने होगा, तो बहुत शिद्दत के साथ यह आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और इसको आप कैश करें और एनी हाउ आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का प्रयास करें। प्रयास क्या करें, बन जाएं। और यह तभी संभव है जब आपको अब उस सपने को जीने के लिए, आप उस सपने को सच करने के लिए निरंतर उस सुख का त्याग करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, निरंतर मेहनत करनी पड़ेगी और यह करेंगे आप, हमें ऐसी आशा है। हम आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न जो हमने बताया आपसे कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। बड़ा ही पॉपुलर प्रश्न है दोस्तों और इसका जो सही जवाब है वह है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष जो है यह निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। यह संविधान के अनुच्छेद 110(3) के अनुसार यह बात कही गई है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न जो है वह है निम्न में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है। निम्न में से कौन, तो इसमें हम आपको बता दें कि जो और 3 हैं, जैसे राज्य का वित्त आयोग, लोकसभा का सचिवालय या केंद्र का वित्त आयोग, ये संवैधानिक संस्था हैं। जबकि मानवाधिकार आयोग गैर संवैधानिक संस्था है जिसका गठन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 द्वारा किया गया था। यानी कि ये जो है आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं 26वें प्रश्न की तरफ। भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों और यह कई बार आ चुका है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत संसद राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपतियों, उपराष्ट्रपति को निर्वाचनों के लिए इस निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है। 324 जो है इसका सही जवाब है, यानी डी इसका सही जवाब है। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। यह प्रश्न जो है आपका 27वां प्रश्न है। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 61 संविधान संशोधन द्वारा अमेंडमेंट द्वारा 1988 में मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटा करके 28 वर्ष कर दिया गया, जो 28 मार्च 1989 से प्रभावी हो गया। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। 28वां प्रश्न है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। शायद मैंने 28 बोल दिया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में इसके संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। यानी कि अमेंडमेंट की प्रक्रिया दी गई है। भारत संविधान में अभी तक 104 से ज़्यादा संशोधन हो चुके हैं दोस्तों। यह एक बहुत बड़ा संविधान है और संविधान बनने के बाद ही 1951 में ही यहाँ पर पहला संशोधन हो गया था। तो हम आपको बता दें यह प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में वर्णित है। इसके अनुसार संविधान संशोधन विधेयक का भारत संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं 29वें प्रश्न की तरफ। और 29वें प्रश्न के
के पढ़ने से पूर्व हम आपको बता दें कि मैंने जैसा कि शुरू में ही बताया था, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। और ज़्यादा अगर अपने जीके प्रिपरेशन का आनंद लेना चाहते हैं, और ज़्यादा अपना सुधार करना चाहते हैं, और ज़्यादा अपनी एक्यूरेसी बढ़ाना चाहते हैं, तो अगर आपके पास समय है और आप तैयारी को एकदम सही दिशा में सुचारू रूप से बढ़ाना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले हो रहा है, जिसमें कि बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पर आपको 40 प्रैक्टिस सेट और साथ ही साथ एंटायर सिलेबस को कवर करते हुए और भी मटेरियल्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए फलीभूत होंगे। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज्य की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे। पंचायती राज दोस्तों, जो भारत के जो त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात की गई, और बलवंत राय मेहता ने नवंबर 1957 में पंचायती राज पर अपनी सिफारिश प्रस्तुत किया था, जिसमें तीन स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं का गठन हुआ था, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर तथा ग्राम स्तर। तो इस तरह से बलवंत राय मेहता इसका सही जवाब हुआ। और अंतिम प्रश्न की तरफ हम बढ़ चुके हैं दोस्तों, और यह है भारतीय संविधान का भाग 16 यानी अनुच्छेद 330 से 342 तक किससे संबंधित है। तो हम आपको बता दें कि यह जो है संबंधित है लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो स्थानों का आरक्षण है, यह उससे संबंधित है। यानी कि इसका जो सही जवाब होगा वह डी होगा। इसी के साथ यह पॉलिटी की 30 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। ये बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आगे हम कंप्यूटर और जो आपकी शैक्षणिक अभिवृत्ति है, जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है, उससे संबंधित प्रश्नों को लेकर पुनः उपस्थित होंगे। और तब तक से आप अपनी तैयारी जारी रखें दोस्तों। धन्यवाद।